नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अखिलेश सरकार वर्सेस योगी सरकार 2012 से 17 और 17 से 25 के दौर में क्या बदला? क्या वाकई में एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में सिर्फ दंगे हुआ करते थे, दंगा प्रदेश बनाने की कोशिश की गई थी? निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि यहां पर माफियाओं का राज चलता था? क्या वाकई में अखिलेश सरकार में माफियाओं को पनपने दिया गया? क्या वाकई में अगर कोई निवेश करना भी चाहता था, कोई काम करने भी आता था, तो पहले उसको पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती थी और उसके बाद माफियाओं को हफ्ता देना पड़ता था? और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उसके बाद स्थिति कैसे बदली है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर से न सिर्फ इन चीजों का अनुभव किया है, बल्कि बदलते वक्त को, बदलते दौर को देखा भी है। आइए उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, कितना बदला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार में और अखिलेश सरकार में कैसे यूपी में पूरा क्राइम सिंडिकेट चलता था। आपका स्वागत है सर। आपसे समझना चाहूंगी 2017 से 25 में क्या बदला है और पहले वाला दौर क्या वाकई में दंगों का दौर था? नम्रता जी नमस्कार। आपको और आपके सभी सुधी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। एक अंग्रेजी में कहावत है, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। मुकाबला उससे करना चाहिए जिससे मुकाबला होने योग्य है। कहा 2017 के बाद का काल और कहा उसके पहले का कालखंड, जब जनजीवन अस्त व्यस्त था और हर जनपद में जैसे कुकुरमुत्ते होते हैं वैसे माफिया का विचरण होता था। किसी ने भी अगर एक मर्सिडीज कार खरीदी या बड़ी कार खरीदी या बढ़िया मकान बनवाया, फोन आ जाता था कि इसमें हमारा जो है हिस्सा लगा दीजिए, हम आ रहे हैं वसूलने के लिए। आप भूल गई अतीक अशरफ, मुख्तार अंसारी का आतंक। आतंक तो छोड़ दीजिए, आपको दोस्त मैं एक चित्र आपके सामने रखना चाहूंगा नम्रता जी। एक चित्र वो है जहां पे प्रदेश का मुख्यमंत्री अतीक के कुत्ते से सार्वजनिक रूप से हाथ मिला रहे हैं, और दूसरा चित्र यह है कि योगी जी महाराज सदन के पटल पे कह रहे हैं 3 शब्द, मिट्टी में मिला दूंगा। कदाचित योगी जी महाराज की वाणी में सरस्वती विराजमान थी और उसके बाद वाकई वो मिट्टी में मिल गए और बड़ी पीड़ा हुई लोगों को। वो तो मिट्टी में मिले, घर घर जो है दिवाली हो गई, घर घर जो खुशियां होने लगी, मिठाइयां बंटने लगी, लेकिन कुछ लोग वहां भी जाके नमाज जनाजा में गरीबों के मसीहा वो चले गए और अपने साथ जो है बड़े बड़े तौलिया आंसू पोंछने के लिए ले गए। मैं ये जानना चाहूंगा नम्रता जी, इसका विचार होना चाहिए कि जिसने लोगों का खून पिया, निर्मम हत्याएं की, प्रॉपर्टी कब्जे आई, ठेके और टेंडर सब पे एकाधिकार जमाया, उनके प्रति ऐसी सहानुभूति एक तरफा। अब आप आ जाइए दंगों के ऊपर। केवल एक दंगे पे प्रकाश डालूंगा, मुजफ्फरनगर वाला दंगा। वो ऐसा भयावह था और क्यों हुआ? लड़की से निरंतर छेड़खानी हो रही है। पीड़ित पक्ष जाटों का जाता है थाने पे, एफआईआर नहीं होती है क्योंकि कदाचित संदेश ये था कि ऐसे प्रकरण में एफआईआर न हो, रफा दफा कर दो। तो रफा दफा तो हुआ नहीं और जो आरोपी थे उनका मन बढ़ गया। आरोपियों का मन ऐसा बढ़ा कि उन्होंने हत्या कर दी। शिकायत करता हूं कि आप सुनिए, पीड़ित पक्ष जिनकी बहन की छेड़खानी हो उन्हीं की हत्या हो जाए तो जनता तो सड़कों पे उतरेगी ही। जब जनता सड़कों पे उतरी तो वो दंगा मुजफ्फरनगर का चला और उसमें जिस प्रकार की जो हानि हुई, जन हानि हुई, धन हानि हुई, सरकार की किरकिरी हुई, और यह बताया जाता है कि शुरुआती दौर में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और यह एक दंगे की बात नहीं है, उस दौरान जो भी दंगे होते थे पुलिस शुरू में मूक दर्शक रहती थी, बाद में क्रियाशील होती थी, क्योंकि ये एक भावना थी, ये अवधारणा थी कि कदाचित एक तरफ देखो मत। जब आप एक तरफ देखेंगे नहीं तो उनका तो मनोबल बढ़ ही जाएगा जिनकी तरफ आप देखेंगे। मुजफ्फरनगर दंगों में सर डीएम और एसएसपी ने कार्रवाई की थी, रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया था। यही तो मैं कह रहा हूं, आपने तो संदेश दे दिया था कि आपने अगर आरोपी पक्ष के ऊपर देखने की कष्ट भी किया, जहमत भी की, तो उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। भोगा उन्होंने, लेकिन इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो संदेश गया वो बिल्कुल सख्त था और बहुत सही था। थोड़ा अपराध की तरफ आ जाइए। 2004 में डिप्टी एसपी ईमानदार एसटीएफ का शैलेंद्र सिंह, उसने मुख्तार अंसारी के ऊपर
पोटा की कार्रवाई की और एलएमजी बरामद की, जो कि कृष्णानंद राय की हत्या के लिए उसने फौज के भगोड़े से बरामद कराई थी। मुख्तार अंसारी का तो कुछ नहीं हुआ भाईजान का, लेकिन शैलेंद्र सिंह के ऊपर यह दबाव बढ़ा कि पोटा हटा लो, एलएमजी मत दिखाओ, और जो दुनिया भर का प्रताड़ना हुई, जबरदस्ती उससे एक तरीके से उसको इस्तीफा दिलवाया गया। उसको इतना मानसिक रूप से उसकी प्रताड़ना की गई। थोड़ा और आगे बढ़िए, मुख्तार अंसारी की सेवा में पूरा शासन प्रशासन लगा रहता था। जेल के अंदर उनके लिए एक तालाब खोला गया कि और उसमें मछली पाली गई कि अगर भाई को रातों रात मछली की तलब हो तो ताजी मछली उसी तालाब से आ जाए। बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया गया और वहां कौन खेलने जाता था? भाई के साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तत्कालीन जाते थे बैडमिंटन खेलने, और वो अपना आपराधिक साम्राज्य वहीं जेल की सलाह के पीछे से चलाता था। तो जब आपने खुली छूट दे ही दी है कि माफिया ही राज्य करेगा, माफिया ही जो है निर्णय करेगा, जेल में जेल सुपरिंटेंडेंट की नहीं, आईजी जेल की नहीं, मुख्तार अंसारी की चलेगी, तो संदेश नम्रता जी बिल्कुल स्पष्ट था। ये एक बात नहीं थी। आप थोड़ा प्रयागराज आ जाइए। प्रयागराज का ये हाल था कि यहां पर अतीक और अशरफ थे। अगर यहां पर जाके किसी ने दुस्साहस किया तो अतीक जाकर के उनके हाथ पैर पुलिस वालों के तोड़ देते थे, तोड़वा करके उनकी जो है हड्डी पसली फेंकवा देते थे चौराहे पे। कहिए कि अब इसका लोथड़ा पड़ा हुआ है, जैसे मटन शॉप रहता है, वही हालत कर देते थे पुलिस वालों की। तो संदेश ये जाता था नम्रता कि एक तरीके से कि हम ही यहाँ के शासक हैं, और उसके कुत्ते से तत्कालीन मुख्यमंत्री के हाथ मिलाने की वो शर्मनाक पिक्चर सब जगह है। सारे ठेके, सारे टेंडर पे माफियाओं का कब्जा। जो जमीन पसंद आ गई तो अतीक से कहा कि भाई अब तो प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद आपके लिए बड़ा छोटा है, लखनऊ जाइए। लखनऊ में जाकर के इसने दो चार प्रॉपर्टी मनमाने तरीके से हथियाए। उनका भाई लखनऊ आपके लिए बड़ा छोटा है, नोएडा जाइए। तो नोएडा जाके सेक्टर 15A में तत्कालीन जो सीईओ नोएडा के थे, शाम को उनके घर गए, वहां पे कोई था नहीं। उनकी बूढ़ी माता जी के साथ धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार किया, फर्नीचर में तोड़फोड़ की। किस लिए नम्रता जी? कि उनका भय और आतंक पूरा चर्चा में आ जाए। और वो जो चीफ सेक्रेटरी स्तर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, इस दुर्घटना की या इस शर्मनाक घटना की एफआईआर नहीं करा पाए। अपराध स्थिति क्या है अब हम आपको बता दें। आपके जो चोरी डकैती, ये कहते थे कि यहां पर ये एक इंडस्ट्री हो गई, फिरौती के लिए अपहरण एक इंडस्ट्री हो गई है, और कोई इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। अपहरण करो, हत्याएं करो। और ये भी संदेश जाता है, पुलिस विभाग संदेश से चलता है। एक संदेश ये था कि मिट्टी में मिला देंगे। दूसरा संदेश ये था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और विशेषकर लड़के अगर एक विशिष्ट बिरादरी के हो तो वो तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो इतने मासूम है। उनकी तरफ कानून को नहीं देखना चाहिए। अब आप आ जाइए इधर, मैंने आपको बताया अपराध, सांप्रदायिक स्थिति। बरेली में एक मौलाना साहब हैं, तौकीर रजा खां। अब तौकीर रजा साहब आज कहां है नम्रता? जेल की सलाह के पीछे, थोड़ा जो है पीछे। और तब क्या था? स्टेट हेलीकॉप्टर इनको लेके जाता था बरेली, बरेली से लखनऊ लाता था। राज्य मंत्री का इनको ओहदा दिया, शायद हैंडलूम कॉर्पोरेशन का सदर बना करके इनको स्टेट मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। तब इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, आज हिम्मत पड़ गई। खून की नदियां बह जाएंगी, हम अपने अगर नौजवानों को नहीं रोकेंगे तो कयामत आ जाएगी। तो इनके जब इनकी हालत ठिकाने कर दी, लेकिन तब इनको कहा कि हेलीकॉप्टर लखनऊ से जब बरेली उतरे उसके पहले इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम वहां हो जाए। एसएसपी को हुक्म दिया गया कि जब हेलीकॉप्टर उतरे तो इनकी पूरी सुरक्षा। तो वहां पर इनके घर के बाहर जिनकी जो बड़ी इनकी सुरक्षा मिली थी, शायद जेड कैटेगरी की मिली थी, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं। वो बाहर इनके तख्त पे बैठ करके गन्ना चूसते रहते थे, और वहां पर उनकी जो है मौलाना की, तो आप समझ सकती, जिसके यहाँ 12, 15, 18, 20 सिपाही सशस्त्र मौजूद रहे तो उनकी तो ठसक हो ही जाएगी। राजमंत्री का ओहदा मिल गया, और आपको चाहिए क्या? तो आपका तो मनोबल 7वें आसमान पे पहुंच ही जाएगा। मनोबल तो 7वें आसमान पे नम्रता जी पहुंचा ही दिया गया ऐसे लोगों वो सब का, तोड़ दिया गया ना सर। अब इस वाले शासनकाल में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूं, क्या ये जो पूरा क्राइम सिंडिकेट चलता है, ये कहना गलत नहीं होगा कि शासक आपका कैसा इस पर डिपेंड करता है? एक तरफ अखिलेश यादव थे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। 12 से 17 का दौर हमें याद है, और 17 से 25 भी हम देख रहे हैं। मैंने फिर कहा ना, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। कोई मुकाबला ही नहीं है। आपके सामने मैं बैठा हूं,
एक चरमपंथी इंडियन मुजाहिदीन का लू खा करके बाराबंकी में मर गया। मुझे रिटायर हुए 3 साल हुए, लेकिन वाह, उन्होंने उस मरी हुई लाश का लाभ उठाते हुए एक फर्जी हत्या का मुकदमा मेरे खिलाफ, सर्विंग डीजी सिविल डिफेंस बृजलाल जो आप सांसद हैं, और एसटीएफ के 40 कमांडो के खिलाफ, इसलिए कि आपने हिम्मत कैसी की सेवा काल में चरमपंथियों के ऊपर आंख उठा के देखने की। दूसरी चीज, इन्होंने उन्हीं चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार दी कि आप इनके मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, इनके नाम पद्म विभूषण के लिए भेजिए। समझ रही है, अंधेर गर्दी, तूफान बदतमीजी। अब उसके बाद हाईकोर्ट के इन सब मुलजिमों को लंबी सजा हुई, आजीवन कारावास और फांसी की सजा हुई, और उनके मुकदमे वापस, रिटायर्ड डीजी के खिलाफ हत्या का मुकदमा, ये तमाम बातें हुई। आप समझ सकती हैं कि केवल एक बात कि आपने चरमपंथियों की तरफ, तब आप सेवा में हो तो क्या, और रिटायर हो गए हैं तो क्या, आपने आंख उठा के देखा कैसे? तो आप समझ सकती हैं वो मुकाबला, आज जो अपराध स्थिति है वो 100% नियंत्रण में है, क्योंकि किसी की योगी जी के कुर्ते में जेबें नहीं है, वो किसी के आधी प्याली एक घूंट चाय के गुनहगार नहीं है। और पहले क्या था, अब उसके बारे में होशियार को इशारा काफी है, करेक्शन सेंटर, और ये कमाऊ पूत थे, इसीलिए तो तौलिया ले लेके जाके लोग विधवा विलाप कर रहे थे कि अब कमाई होगी कैसे। ये माफिया के साथ साथ ये 100 रुपए कमाते थे, कुछ अपने और कुछ दूसरों के लिए। यहां कम से कम ये तो स्पष्ट है, योगी जी किसी के मोहताज नहीं है, किसी से उनका एक किसी चीज पर निर्भर नहीं है, और ये दुनिया गंगा जली कह सकती है, योगी जी किसी माफिया अपराधी से न कभी लाभान्वित हुए थे, न हो रहे हैं, न होंगे। ये अंतर है, मौलिक अंतर। बिल्कुल, और ये अंतर है जो 2012 से लेकर 25 तक के बीच में जो शासन बदला उसको हम देख पा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश कितना बदला ये भी समझ पा रहे हैं। शुक्रिया सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत विस्तार से आपने चीजों को समझाया, हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप बताइए 2012 से लेकर 17, 17 से लेकर 25 तक का दौर आपकी आंखों के सामने जिस तरीके से बदला है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? विक्रम सर की बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।